जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन की। जी हां, इस बार किसका पलड़ा भारी है और कौन सत्ता पर कब्जा जमाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद ये जो मामला है वो त्रिकोणीय इस बार दिखाई दे रहा है। वोटिंग पैटर्न वहां पर क्या रहता है, जातिगत जो मुद्दे हैं वो क्यों हावी हो जाते हैं, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत राजेश जी इसी बात से कि आखिर इस बार जो ये इंटरेस्टिंग मुकाबला प्रशांत किशोर ने बना दिया है, कहां पर आप उनको देख रहे हैं, कितना प्रभाव होगा? देखिए, प्रशांत किशोर इस बार एक नया फैक्टर के रूप में बिहार के इलेक्शंस में आए हैं। हाँ। होता ये रहा है कि देश भर में कहीं भी चुनाव होता हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, यही देखा जाता है कि वहाँ चेहरे पे वोटिंग पैटर्न बाहर निकल कर आता है। जी। और जो भी हमने चुनाव देखा है, 2019 का लोकसभा का देखा है, हाँ। 24 का देखा है, लोकसभा का देखा है, हर बार यही हम देख पाते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वही सामने आता है। नए नए मुद्दे होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं वोटिंग के, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम यही पाते हैं कि लोगों का जो भरोसा है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही दिखता है। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि जो मोदी ब्रांड है वो सब पर भारी पड़ता है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार का भी सिक्का चलता है। और भले ही पार्टी कोई भी जो है अपनी बहुमत लेकर आए या ज्यादा सीटें लेकर आए, लेकिन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही काबिज होते हैं और यही मजबूरी और जरूरी बन जाते हैं। वो इस बार भी बीजेपी शुरुआत में उनका नाम अनाउंस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में देखिए आप की चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी और नीतीश की जोड़ी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। पहली बार जेडीयू के दफ्तर में भी जो पोस्टर लगा मोदी और नीतीश का, उस पर भी खूब चर्चाएं हुई। जो विपक्षी पार्टियां, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बीजेपी खत्म कर देगी। और इस बार आप देखिए कि छोटे बड़े भाई की भूमिका में नहीं है दोनों पार्टियां, बल्कि बराबरी में सीटें मिली, 101 सीटें। हालांकि वो भी अलग बात है कि नाराजगी चल रही है सीटों पर। पिछले 2-3 दिनों में जो नए डेवलपमेंट्स आए हैं वंदना, उसमें यही देखा जा रहा है कि पहले ये लग रहा था कि बराबर की सीटें 102 दोनों को दी गई हैं। लेकिन अब 101 लेकिन क्या है कि अब जो 2-3 दिनों से जो नई जो खबरें निकल कर आई हैं, उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐसी कोई चाल चल दी है कि बीजेपी के खेमे में मायूसी है। बीजेपी को लग रहा है कि अब नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और ऐसे में उनकी नैया आसानी से पार नहीं होगी। और वहां पर चूंकि कंफ्यूजन है, अब सवाल यही उठता है कि चुनाव किसके सहारे जीता जाएगा बिहार में। क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे नीतीश कुमार उनके साथ है, या फिर लालू यादव? लालू यादव का जो वोट बैंक होता है वो हमेशा से इंटैक्ट रहता है, उनका जो MY जो समीकरण है वो हमेशा ही काम आता है। या फिर तीसरा फैक्टर यानी प्रशांत किशोर इस बार सामने आ गए हैं, तो क्या उनका असर पड़ेगा? और इसीलिए वंदना, हमने यहाँ बैकग्राउंड में पीछे लिख रखा है किसका होगा बिहार, इस बार बिहार किसके पास जाएगा। तो एक बार हम लोग एक एक करके सारे फैक्टर्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम MY पर बात करते हैं। MY मतलब मुस्लिम और यादव। जब भी बिहार का जिक्र होता है, वहाँ के इलेक्शंस का जिक्र होता है, जब वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र होता है, तो हम MY का जरूर उसका जिक्र करते हैं। और होता यह है कि जो ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न है, लालू यादव के पास MY का समीकरण होता है। मुस्लिम एक तरफा उनको वोट करते हैं, या बहुत बड़ी आबादी है मुस्लिम मतदाताओं की जो लालू यादव के साथ हमेशा रहा है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले ये होता था कि कुछ मुस्लिम जो वोट्स थे वो नीतीश कुमार के पास भी जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार चूंकि अब NDA के पार्ट बन गए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ वो आते हैं, तो वहाँ पर अब ये बदलाव देखने को मिलता है। अब ज़्यादातर जो मुस्लिम वोट्स हैं अब वो लालू यादव की तरफ जाते हैं। अब रहा यादव वोट बैंक जो है वो हमेशा से ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है लालू यादव का। और हर बार जब भी इलेक्शंस में जब रिजल्ट्स आते हैं तो उनका जो एक तरफा जो वोट जाता है वो लालू यादव के फेवर में जाता है। तो जो MY समीकरण था बिहार के लिए वो आज भी है और आगे बिल्कुल ये प्रभावी रहता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुस्लिम यादव का जो समीकरण है वो RJD के लिए बड़ा ही कह सकते हैं कि बेनिफिशियरी रहा है। और पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था कि केवल 0.03% से पीछे रह गए थे। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जिस तरीके से यहाँ पर जो वोट शेयर है वो इंटैक्ट रहता है लालू यादव का, आपने बताया भी, और यही फायदा तेजस्वी को मिलता हुआ दिखा, लेकिन थोड़े से मार्जिन से वो पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार वो फिर से ताल ठोक रहे हैं और इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा भी वो खुद को पेश कर चुके हैं। लेकिन जब हम क्योंकि जातीय समीकरण की बात यहाँ पर कर रहे हैं, कई फैक्टर्स इस बार चुनाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक फैक्टर मैं बात पहले कर लेता हूँ। अभी हमने MY फैक्टर की बात की, मुस्लिम यादव फैक्टर की। मैं एक और फैक्टर लेकर आया हूँ,
मैं उसके बारे में बात करूंगा। एम फैक्टर, महिला फैक्टर। अच्छा, हम महिलाओं की बात करेंगे। ऐसा हो रहा है इस बार इलेक्शंस में कि जिस तरह से मुस्लिम और यादव एमवाई फैक्टर काम आने वाला है, वैसे ही जो महिला फैक्टर है वो इस बार हो सकता है वोटिंग पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए। अब वो कैसे हैं? महिलाओं को पैसे दिए गए हैं। अभी 6 अक्टूबर को, 4 दिन पहले की बात है, नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये 21 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया गया है। और इसके पहले 2 बार पहले भी महिलाओं को पैसे मिल चुके हैं। 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 25 लाख महिला लाभार्थियों को 10-10 हज़ार दिए थे, यानी कि अभी 21 लाख को, इसके पहले 25 लाख को, और 26 सितंबर, अभी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं जिनको ये लाभ दिया हाँ बिल्कुल, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत की थी तो 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। जो आप अभी कह रही हैं कि 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये 3 बार मिले हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1.25 करोड़ महिलाओं को जरूर पैसे मिले हैं, लेकिन वो 1.25 करोड़ परिवार को मिला है। और एक परिवार में हम मान लें कि अगर 4 वोट्स है तो आप ये मान सकती है कि जो वहाँ जो महिला शक्ति है उसके प्रभाव में वहाँ का जो वोटिंग पैटर्न आ सकता है। तो एक एमवाई फैक्टर था, अब एक एम फैक्टर है जो हो सकता है कि इस बार के चुनाव में काम आ जाए। देखिए, यही बात हम कर रहे थे कि कई मुद्दे चुनाव के दौरान उठते हैं। अब शुरुआत में एसआईआर का मुद्दा खूब उठा, राहुल गांधी और तेजस्वी को हमने देखा, उन्होंने खूब रैलियां की और खूब उत्साह भी लोगों ने दिखाया, लेकिन धीरे धीरे वो मामला डाउन हो गया। अब क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है और भी मुद्दे उठ रहे हैं, बेरोजगारी पलायन का जिक्र तेजस्वी लगातार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है बिहार के लिए कि जो वोटिंग पैटर्न है वहां पर लास्ट में लोग जाति के हिसाब से वोट देते हैं और जाति के नाम पर वोट मांगे भी जाते हैं। यानी कि वोटर्स जब सवेरे वहां वोट करने निकलता है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को वहां वोट्स होने हैं, वोटिंग होना है। तो जब सवेरे जब वोटर्स बाहर निकलेगा तो बिहार में जो वोटर्स की मनोदशा होती है वो एक्चुअली वहां जाति के आधार पर होती है। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हो सकता है कि आप लालू यादव को वोट करें, अगर आप यादव हैं तो आप लालू यादव को वोट करेंगे। कुर्मी वोटर्स जब निकलता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं, तो वो उनको वोट देते हैं। तो जो बिहार की जाति व्यवस्था है वो हमेशा से भारी रही है वोटिंग पैटर्न के ऊपर। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो नया फैक्टर आया है, पीके फैक्टर, प्रशांत किशोर के फैक्टर पर हम बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर का जब हम जिक्र करते हैं तो हमें केजरीवाल की याद आ जाती है। हालांकि बिहार और दिल्ली में बहुत अंतर है। दिल्ली में मिडिल क्लास लोग रहते हैं और बिहार में जो रूरल वोटर्स हैं उन पे बिल्कुल इन चीज़ों का जो केजरीवाल जो फ्रीबीज देते हैं उसका असर नहीं पड़ता है। प्रशांत किशोर जब आए थे तो उन्होंने कहा था जाति भूलो रोजगार चुनो, उन्होंने नारा दिया था। बिल्कुल, वो कह रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य आप देखना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की अगर आप बात करते हैं तो आपको इस बार थोड़ा बदलाव करना होगा और थोड़ी सोच बदलकर, मानसिकता बदलकर आपको वोट करना चाहिए। जाति को पीछे छोड़िए। ये फैक्टर कितना काम करेगा प्रशांत किशोर का दिलचस्प होगा ये देखना, लेकिन 150 सीटों से कम सीटें आती हैं तो उनका ये कहना है कि वो चुनाव खुद को हारा हुआ मानेंगे। कितना उत्साह उनके अंदर है आप समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार हालांकि कई सालों से वो कोशिश कर रहे थे जनता पार्टी को लेकर और जमीन पर काम कर, और वो चुनावों के विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, उनकी मदद से पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती आई है। तो अगर हम उनको राइट ऑफ सीधा कर दें तो ऐसा नहीं है। और जो कल जो उन्होंने बयान जारी किया है, कल उन्होंने ये कहा है जो आप कह रही हैं अभी कि 150 से कम में वो तो उनकी हार हो जाएगी। तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि 10 से कम और 150 से ऊपर की उम्मीद मुझे नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि उनकी जो जीत होगी अगर 150 से कम होगी तो वो उसे अपनी हार मानेंगे। तो आप उनके कॉन्फिडेंस के लेवल को देखिए। और यानी वो ये सोच रहे हैं कि या तो लोग उनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे, या नहीं करेंगे तो वो 10 के कम 10 से कम संतोष करना पड़ेगा। वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो डिफरेंस वहाँ पे जो लोगों को एक बदलाव के लिए एक नया विकल्प जो दे रहे हैं बिहार के वोटर्स को, उनमें अगर वो लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें 150 सीटें मिल सकती है। अगर 150 सीटें मिल सकती है तो बिहार में जो राजनीति होगी, बिहार में जो सत्ता में जो नई पार्टी आएगी
वो एक अलग चेहरे के साथ आएगी। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि टेंशन बढ़ा दी उन्होंने। जेडीयू की भी टेंशन बढ़ाई है, बीजेपी की भी बढ़ाई है, इसके साथ ही आप देखिए आरजेडी की भी टेंशन बढ़ाई है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं पर तो सीधा सीधा हमला बोला, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बीजेपी के नेताओं को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल, और आरजेडी को भी लगातार घेर रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि प्रशांत किशोर को जनता ने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है। क्या वो वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में बनेंगे? ये आपने बहुत सही कहा, वोट कटवा। अभी चूंकि वहाँ जाति व्यवस्था पे जो वोटिंग होती है, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो बिहार की जो नई जनरेशन है, जो नए वोटर्स हैं, जो 21 से 25 के बीच के जो वोटर्स हैं, वो क्या जाति व्यवस्था को मानेंगे? जो जेन जी हम कहते हैं, जो पूरी दुनिया में बदलाव लेकर आ रहे हैं, जेन जी, 14 लाख वोटर्स है, 14 लाख वोटर्स है जिनको हम जेन जी कहते हैं। तो क्या जेन जी लालू यादव के ट्रेडिशनल वोट बैंक की तरह रहेंगे? क्या उन्हें मोदी का ब्रांड, मोदी ब्रांड के साथ वो जाएंगे, या उन्हें एक नया विकल्प देने प्रशांत किशोर आए हैं? और प्रशांत किशोर की जो छवि है वो यही है, वो इलेक्शन के स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं, इलेक्शंस की स्ट्रेटेजी, देखिए दो बड़े फैक्टर, बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पर दो बड़े फैक्टर है। एक तो जाति की बात जब यहाँ पर की जाती है तो ये भी माना जाता है कि जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं, तो लालू यादव का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहता है। लेकिन दूसरी बात यह है परसेप्शन की भी है, जैसे कि हम जेन जी का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि उनको जो उनके परिवार ने बताया है, जो बचपन से वो देखते आ रहे हैं, एक परसेप्शन बन गया है कि लालू राज आएगा तो जंगल राज आएगा, और यही एनडीए की ओर से लगातार नैरेटिव भी बनाया जाता है। आपने जंगल राज की बात की, जंगल राज की जब भी बात आती है तो कम से कम 30 प्लस के जो लोग हैं वो सहम जाते हैं, दहल जाते हैं। हो सकता है कि लालू यादव को जो अपना वोट बैंक है उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन जब जंगल राज का डर दिखा के नीतीश कुमार 20 वर्षों से ज़्यादा वहाँ शासन कर रहे हैं, और वहाँ जब भी वोटिंग होता है तो लोगों को यही डर लगता है कि लालू यादव खुद मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, राबड़ी देवी भी नहीं बनेगी, लेकिन तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आरजेडी का जो जंगल राज है वही वापस ना आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर है जो आरजेडी के खिलाफ जाएगा। इस परसेप्शन को तोड़ने की बहुत कोशिश तेजस्वी ने की है, एक युवा के नाते भी वो खुद को प्रोजेक्ट करते रहे हैं, और साथ में लालू यादव की भी कई बार उन्होंने अपने पोस्टर से तस्वीर को हटा दिया था, इमेज वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा और वक्त अभी उनको लगेगा, जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं। और जाति का जो फैक्टर यहाँ पर हावी रहता है उसकी हम बात कर लेते हैं। पिछले चुनाव में 58% वोट एनडीए के खाते में गया था, ओबीसी समुदाय का, आप सोचिए, और महागठबंधन को केवल 18% से संतोष करना पड़ा, यानी जो ओबीसी वोट बैंक है वो एनडीए के खाते में जाता है। ये जंगल राज का डर था, जंगल राज का डर था जिसे बीजेपी और एनडीए ने बड़ी मुखरता के साथ लोगों के सामने रखा था, और उसका असर था वो। बिल्कुल, और इसके साथ ही अनुसूचित जातियों की अगर बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 50% वोट गए थे, जबकि जो महागठबंधन था उसे 30% का सपोर्ट मिला था। और मुस्लिम वोट बैंक की जब बात करते हैं, लगभग 17% वोट बैंक यहाँ पर है, उसमें 60% के करीब जो वोट मिला था महागठबंधन को मिला था, और 30% एनडीए के खाते में गया था, और उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन महिलाओं के लिए तो इस बार एम फैक्टर आ गया है, तो हो सकता है जो 10-10 हज़ार रुपये 3 बार गए हैं महिलाओं को, उसका असर इस तरह जाति व्यवस्था जो है, यानी कि 2-3 कारण हम कह सकते हैं कि अगर जो ट्रेडिशनल जो वोट पैटर्न है अगर वो बदलता है बिहार में, तो उसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हुआ, जब आपने आधी आबादी है वहाँ आपने 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को पैसे दिए हैं, 3 बार दिए हैं, और फ्री बीज के आधार पर लगातार केजरीवाल ने ये दिखा दिया है कि अगर इलेक्शन जितना हो तो जनता को आप फ्री बीज दें तो आसानी से आप इलेक्शन जीत जाते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर की एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फ्री बीज का जिक्र नहीं किया। आप देखिए तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हम देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो महिला कार्ड आप कह रहे हैं ना, जो खेला गया है नीतीश कुमार की ओर से, या जो डबल इंजन की सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, उसका उनको लगता है कि कार्ड वो बनाने की कोशिश की, एक मास्टर कार्ड खेला गया, लेकिन उस पर लोग ज्यादा भरोसा कर नहीं रहे, क्योंकि ये इतना आसान है नहीं कि हर घर में आप सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे, इतना तो ये संभव ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। और जनता को ये बिल्कुल समझ में आ जाता है कि अगर आप कह रहे हैं कि हर घर को आप सरकारी नौकरी देंगे तो ये संभव नहीं है। और इसीलिए बिल्कुल ऐसा जो वोटिंग पैटर्न जो आएगा वो तेजस्वी यादव के इस बयान के आधार पर आएगा। हालांकि बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं उनकी जो सरकार आएगी वो रोजगार देगी, वो पलायन को रोकेगी, लेकिन उन पर कितना भरोसा लोग कर पाते हैं ये 14 नवंबर को पता चलेगा, क्योंकि उनके पीछे जंगल राज का इतना बड़ा बैकग्राउंड है जिसे हटाना
उनके वश की बात अभी तक तो नहीं हुआ। बिल्कुल राजेश जी, अब जल्दी से हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं क्योंकि अभी चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। 17 अक्टूबर तक जो नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए वो खत्म हो जाएगी। उससे पहले आप देखिए कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय नहीं हुआ है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें सिंबल मिल गए हैं, वो नामांकन भी करें। तेजस्वी यादव आज राघोपुर से करने वाले हैं। इधर सहमति सीटों पर बनी नहीं है, उधर आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। अभी उपेंद्र कुशवाहा मिलने गए थे अमित शाह से, लेकिन अमित शाह उसके 5 मिनट पहले अपने घर से बाहर निकल आए हैं, तो उनकी मीटिंग नहीं हो पाई। यानी कि एनडीए में सच में अभी तक कुछ नहीं है। तो जो हम बार बार अभी कह रहे हैं कि अगर चेहरे पे अगर वोटिंग होती है, अगर एनडीए के चेहरे पे वोट होती है, नरेंद्र मोदी के ब्रांड पे अगर वोटिंग होती है, तो उसका असर और ये बड़ा रेयर होता है कि आप देखिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, उम्मीदवार नामांकन करने पहुंच जा रहे हैं, सिंबल बांट दिए जा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर एनडीए में भी जो खटपट है वो दिखाई दे रही है खुलेआम, क्योंकि बीजेपी ने अपने पहली लिस्ट जारी कर दी। जेडीयू की लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले आई है, उसमें कई सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा की जो बात है उनका ये कहना है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऑल इज नॉट वेल। वो तीन सीटों के लिए वो नाराज बताए जा रहे थे, गायघाट, राजगीर और सोनबरसा। जो ये हो सकता है ये जो सीटें थी वो चिराग पासवान को जानी थी और इसीलिए वो नाराज हो रहे। और बताया तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज थे अपने ही नेताओं से जो जाकर एनडीए से या बीजेपी से जो बातचीत करते थे सीटों के लिए। एक और दिलचस्प बात है सर, आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बोल रहे हैं। जितना मांझी ने भी नाराजगी जता दी है। उन्होंने तो कह दिया कि मैं दलित हूँ इसलिए मुझे कब सीटें दी गई। हालांकि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हुआ है क्योंकि आपने हमारे महत्व को कम आंका है। लेकिन इधर चिराग पासवान चुप्पी साध हुए एकदम, लगातार उन्हीं के जरिए, मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि उनको ही केंद्र में रखकर ये हमले हो रहे हैं, सीटों के पेच फंसे हुए हैं। लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये मालूम है कि उनकी बात, जो शर्तें उन्होंने रखी थी वो मान ली गई हैं और लास्ट में भी वही होगा जो उन्होंने कहा था। यानी कि 14 नवंबर को जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे बिहार में, तो बहुत दिलचस्प होगा देखना क्या बिहार के जो रिजल्ट्स आते हैं वो पुराने पैटर्न पे आते हैं या इस बार थोड़ा बदलाव होगा। तो बिहार की जनता कितनी अवेयर हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, चाहे वो प्रशांत किशोर की ओर से हो या फिर तेजस्वी यादव जो नई राजनीति की बात कर रहे हैं, युवाओं के नौकरी की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, तमाम समस्याओं का वो जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल आप जो पुराना परसेप्शन है उस पर वोट मत करिए, जाति पर वोट मत करिए, बल्कि आप दूसरे तरीके से सोचिए बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत काम करना बाकी है। तेजस्वी का एक इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि बहुत हम पिछड़े हुए हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। तो देखना होगा कि इन सब बातों का कितना इम्पैक्ट होता है और कि बिहार की जनता इस बार क्या सोचकर वोट करती है। क्या जाति के जो पुरानी परंपरा के मुताबिक वो जो वोट करते हैं क्या उसी पर रहने वाले हैं या फिर इस बार बदलाव होगा। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय हिंद।